7th क्लास के बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, आप अपने पुस्तक जो किताब है उसे खोल लें। एक्सरसाइज 7.2। आज हम गणित पढ़ेंगे और चैप्टर कौन सा है? कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे बेटा। सर्वांग समता जो है बेटा, उसके बारे में मैंने आपको शर्त बताई थी कि आपको याद करना है, पढ़ लेना है, समझ कर रखना है। और इसमें 4 मैंने आपको इसके शर्त यानी इनके महत्वपूर्ण मापदंड लिखवाए थे, लिखकर भेजे थे आपको समझाया था। बिना इसके आपको आगे चैप्टर समझ नहीं आएगी। इसके कारण से मैंने आपको सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए त्रिभुज जो होते हैं उसमें 3 भुजाएं होते हैं, आपको पता है 3 कोण होते हैं। तो इनके आधार पर शर्त है कि अगर आप ये दोनों, और ये इसमें क्या है, 2 त्रिभुज हैं, तो 2 त्रिभुज के बीच में अगर तीनों भुजाएं समान होती हैं, दोनों त्रिभुजों में अगर एक दूसरे से जो हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो अगर उनके तीनों भुजाएं समान होती है तो वो SSS नियम के अंतर्गत सर्वांग समता होगी, वो सर्वांग सम होंगे। ठीक है, मतलब एकदम डुप्लीकेट होंगे, उनके बराबर के समान होंगे। दूसरा बेटा माना जाएगा उन्हें। उसी तरह दूसरा जो नियम बताया था वो है SAS, यानी 2 भुजाएं और 1 एंगल अगर 2 त्रिभुज में समान है तो वो भी सर्वांग समता नियम के अनुसार वह इक्वल होंगे, बराबर होंगे लगभग। ठीक है ना बेटा, मतलब हम ये तुम्हें पहले भी बताया था कि जैसे हमारे हाथ में भी हथेली है बेटा, 2, एक के ऊपर एक अंगूठे का रखो, एक के ऊपर एक दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, तो दोनों हाथ हम एक प्रकार से इक्वल तो कह सकते हैं, लेकिन समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा आप ये कोई उंगली बिल्कुल पूरी तरीके से ढक ले या न ढके, यानी और उनकी भुजाएं ये इस प्रकार से एक समान हम कह सकते हैं, है ना बेटा। तो तीसरा जो नियम है वो है ASA, एंगल साइड एंगल, यानी 2 एंगल, 2 कोण समान हो और एक भुजा बराबर हो दोनों त्रिभुजों में। तो वो ASA के नियम से यह सर्वांग सम होंगे। चौथा है RHS, राइट हैंड ट्राइंगल, तो आप जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये एक चौथी ये है मापदंड है, शर्तें कि अगर दोनों त्रिभुजों में ये दोनों इक्वल होंगे तो ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो हैं वो एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ओके, तो अब हम बेटा ये आपको पहले ही मन में रखना होगा और इसके आधार पे चित्र बने हुए जो बुक में है उसके आधार पे आपको प्रूफ करना होगा, लिखना होगा, सिद्ध करना होगा। तो आप ध्यान से सुनो, आपके बुक में प्रश्न है, पहला प्रश्न 7.2 का प्रश्न है, निम्न में आप कौन से सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे? प्रतिबंध का मतलब वही है बेटा, मानदंड या शर्तें या उनके जो नियम है उनका वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न तो ये है। अब आपके पास चित्र बनी हुई है, तो चित्र में है ABC, एक त्रिभुज का है, दूसरे के त्रिभुज में DEF लिखा है। ठीक है, तो अगर अब इनमें कंपेयर करो, दोनों में तुलना करो, इसमें क्या दिया, क्या है दिया है, AC जो है, जो भुजा है AC इजिकल टू DF और AB इजिकल टू, AB कहाँ है, देखो यहाँ त्रिभुज में AB इधर है तो DE भी उसी साइड में त्रिभुज में, तो AB इक्वल टू DE और BC नीचे आधार देखो, BC इजिकल टू EF, ये आधार हुए। तो दोनों त्रिभुज में जो एक समानता है इसके आधार पर, यानी SSS नियम के अनुसार के आधार पे हम दोनों को हम सर्वांग सम कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे DEF के। ओके बेटा, दूसरे प्रश्न पे आओ। ये जो सवाल हैं ये आपके इसी के ऊपर आधारित हैं, चारों नियम के आधार पे। सिद्ध करो ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रेंट, मतलब सर्वांग सम है ट्राइंगल XYZ, X Y और Z के, है या नहीं है, सिद्ध करना है, साबित करना है। तो इसके लिए फिर वही वैसे ही है, इसमें
PQR ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे XYZ के, वो ये इसके प्रश्न के हैं बेटा। तो उत्तर में लिखना होगा आपको कि यहाँ दिया है, आप पहले चित्र में मिलाओ। RP इजकल टू ZX, Z कहाँ है देखो, Z और X, RP बराबर ZX, RQ इजकल टू ZY, RQ कहाँ है देखो ZX, तो RQ बराबर ZX, R कहाँ है ऊपर, यहाँ RQ इजकल टू ZX, ZX, ओके बेटा। तो ये उसके बराबर में ZY, सॉरी ZX नहीं है यहाँ पे, ZY है। और एंगल PRQ, एंगल के बारे में बताया है, एंगल PRQ, नीचे लो P ऊपर R और Q, ये एंगल यहाँ शो कर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ भी हमें वही एंगल दिखाना होगा, XZY। तो ये बेटा दोनों एंगल हो गए। तो दो साइड यानी दो भुजा और एक कोण के आधार पे यह सर्वांगसम हुए। तीसरा बेटा क्वेश्चन पे आओ, यहाँ भी है क्या सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज LMN, यहाँ नाम बदल गए बेटा, LMN, और दूसरा त्रिभुज क्या है GFH, G देखो G यहाँ है, F और H। ये सारे जो क्वेश्चन होंगे बेटा, इसमें दो त्रिभुज बने हुए होंगे, एक साथ होंगे दोनों, तो इसके उस पर कंपेयर करना है, तुलना करना है। तो अब आओ, इसमें प्रश्न में आंसर में ही देखो ध्यान से चित्र में, ये एंगल M, एंगल मतलब कोण ML ऊपर है LN, MLN, ये देखो L यहाँ दिखाया है, ये 90 डिग्री का है बेटा, दिखा रहा है यहाँ पे कोई कोण है, ठीक है। MLN बराबर कोण होगा है इसमें FGH, ठीक है। उसी तरीके से देखो, यानी कोण हो गए बेटा। दूसरा देखो कोण N, देखो चित्र में देखो NML इजिकल टू HF, यहाँ ऊपर H है, FG, ये जो दो कोण हैं वो इक्वल है, ठीक है। ये इसमें इस त्रिभुज में ये कोण है, तो इस कोण में ये इस त्रिभुज में ये है, और इसमें एक भुजा बराबर बता रहे हैं ये ML, देखो यहाँ ML इजिकल टू FG, ठीक है। तो ये FG जो है, तो इस प्रकार से इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें ये दिखा रहा है कि दो कोण और एक भुजा अगर होंगी हैं तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, वही है यहाँ पे। तो इसलिए ये सर्वांगसम नियम AS1 नियम के अनुसार यह सिद्ध हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन D पे आओ। D क्वेश्चन है त्रिभुज ABE सर्वांगसम होंगे क्या, त्रिभुज CDB, C कहाँ देखो यहाँ CDB, इसमें भी त्रिभुज, दोनों त्रिभुज एक साथ सटी हुई एक साथ है, लेकिन तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दो त्रिभुज दिख रहा है ना, तो इसको देखना है। इसमें देखो दिया हुआ है EB इजिकल टू ED, EB इजिकल टू BD, और दिया है AE ढूंढो, इसमें A कहाँ है, AE बराबर CB, AB बराबर नीचे CB दिया है, उसी साइज की है, लंबाई में उसी साइज की है, इसलिए AE इजिकल टू CB, ओके। एंड एंगल A कहाँ है बेटा, देखो यहाँ 90 डिग्री है, और इसमें एंगल C है, ये दोनों जो है समकोण है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देख रहे हो क्या दिखा रहा है, ये सर्वांगसम होंगे, क्योंकि यह कौन से नियम के आधार पे, RHS, यानी एक एंगल जो है त्रिभुज का 90 डिग्री और बाकी के दो भुजाएं एक दूसरे से समान है, इसलिए ये अगले में हम चलेंगे बेटा। ये तो हो गया सर्वांगसमता नियम के आधार पे, जो नियम बताया मैंने उन सभी के ऊपर एक एक क्वेश्चन बुक में दिए हुए थे, उनको उसी के आधार पे आपको इसी प्रकार से लिखना है। जो दोनों त्रिभुजों में दिए हुए हैं बेटा, उसके आधार पे आपको तय करना है कि ये कौन से नियमावली के ऊपर है। तो नियमावली आपको चारों बता दिया है, अब आपको बस ये देखना है कि कौन से कोण, कौन सी भुजा मिल रही है दोनों में, तो उसके आधार पे आपको
लिख देना है कि यह इस प्रकार से सर्वांग समता नियमावली के आधार पर यह साबित हुआ, ऐसे आपको लिखना है। आप पहले अगले क्वेश्चन पे चलो आप, फिर करेंगे आगे क्वेश्चन। बेटा बुक में देखो, और मैंने भी यहाँ लिखा है इसमें। आप क्वेश्चन नंबर 2, आप त्रिभुज ART सर्वांगसम त्रिभुज PEN दर्शाना चाहते हैं। तो दर्शाना चाहते हैं तो इसके लिए बेटा देखो यहाँ लिखा है, चित्र मैंने दिखाया है। एंगल क्वेश्चन इसमें हल में सी तक है, ABC है बेटा। ए में देखो, यदि आप SSS सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है। तो यहाँ बेटा चित्र बने हुए हैं बेटा, तो यहाँ जो है वो अधूरा लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, खाली स्थान की तरह। तो AR किसके बराबर होगा बेटा? AR PE के बराबर होगा। देखो यहाँ AR है तो ये PE के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ PE लिखेंगे। RT लिखा हुआ है, इधर रिक्त स्थान दिया हुआ है बेटा। तो यहाँ देखो RT किसके बराबर है? RT जो है EN के बराबर, और उसी प्रकार से AT इक्वल टू PN होगा। यहाँ आपको PN लिखना है, ओके। अगले क्वेश्चन चलो B पे। यदि यह कह दिया गया है कि एंगल T इक्वल टू एंगल N, ठीक है, ये सेम डायग्राम वही है बेटा, फिगर वही है। एंगल T इक्वल टू एंगल N, यहाँ देखो T यहाँ पर है और ये N है इधर, दोनों त्रिभुजों में। तो ये आपको SAS प्रतिबंध का प्रयोग करना है। SAS आपको पता है, भुजा एंगल भुजा है ना बेटा, मतलब एंगल मतलब कोण के आधार पर करना है। तो आपका आवश्यकता यहाँ पर बेटा रिक्त स्थान बिल्कुल उसी तरीके जैसे अभी किया। ये RT इक्वल टू क्या होगा बेटा? RT इक्वल टू EN होगा। EN के जगह पर खाली स्थान है ना, वहाँ आपको EN लिखना है। वहाँ अगले वाले में देखो लिखा है PN इक्वल टू क्या होगा, यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ पर AT होगा बेटा। AT इसलिए होगा कि आप मिलाओ उसमें से, उस चित्र से मिलाओ तो आपके चित्र से यही साबित होता है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ यही आना चाहिए AT। और इस प्रकार से आपका ये होगा, क्योंकि T एंगल बराबर N एंगल ऑलरेडी गिवन है तो हो ही गया, ये SAS में आ ही गया। तो हमें सिर्फ 2 ही यहाँ पे करने हैं, तीसरा तो वो ऑलरेडी प्रश्न में ही दिया हुआ है, T इक्वल टू N। अगले में आओ C में। यदि यह कह दिया गया है कि AT इक्वल टू PN, ये पहले से बता दिया, क्या बताया कि AT इक्वल टू PN, और आपको बताना किस आधार पे है? ASA प्रतिबंध के आधार पे। तो ASA प्रतिबंध के आधार पर तो क्या है बेटा, यहाँ आपको साबित करना है, साबित ये करना है कि एंगल A के सामने कौन सा एंगल बनेगा। तो एंगल A के सामने रिक्त स्थान है तो वहाँ एंगल P आएगा बेटा। देखो A की जगह पे P है। अगला दूसरे में है एंगल T कोण के सामने कौन सा एंगल आएगा? तो बेटा देखो यहाँ रिक्त स्थान है तो वहाँ पे हम क्या डालेंगे? एंगल N, ओके। तो इस प्रकार से आपका यह ABC तीनों कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन तीसरे पे चल रहा हूँ बेटा, थोड़ा ध्यान दो, एकदम से ध्यान रखना होगा चित्र पे भी और साथ पे। इसमें बेटा दिखाना ये है कि ये बने हुए हैं डायग्राम, देखो बहुत विशाल रूप से अच्छे, दोनों ट्राइंगल एक साथ है। तो इसमें लिखना है, क्या लिखना है कि निम्न चरणों में रिक्त स्थानों को भरो। PM के सामने QM लिखा है, देखो तो बेटा है PM कहाँ है? P ये है और M यहाँ है। तो PM बराबर क्या हो जाएगा? QM, क्योंकि ये देखो यहाँ डॉट 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 2 दिया हुआ ना, ये भुजाएं दोनों बराबर हैं इसलिए यह दिया है, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, कंप्लीट है ये ऑलरेडी। देखो तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन आओ, एंगल PMA ऊपर है तो PMA बराबर QMA, यानी ये बीच का जो कोण है दोनों साइड ये दोनों बराबर है, ये भी दिया है, चित्र में ही दिया हुआ बेटा, ध्यान से देखो। तो ये दिया हुआ त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज का हो गया, ये हो गया। अब तीसरे सवाल पे आओ, AM क्या है? बीचों बीच है, ये कॉमन है बेटा, ये इसके लिए भी ये दीवार है, इसके लिए भी ये दीवार है। ये जो भुजा है यानी साइड, ये दोनों के लिए, इसको हम हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं बेटा। तो दोनों त्रिभुज में यह उभयनिष्ठ है, AM इक्वल टू AM, ठीक है, ये इक्वल है दोनों के लिए। और इसी प्रकार अब हम साबित कर सकते हैं कि त्रिभुज AMP बराबर यानी सर्वांगसम होगा त्रिभुज AMQ के, ये SAS नियम के अंतर्गत आया, ओके बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो अपने बुक में क्वेश्चन मिलाओ,
क्या लिखा है प्रश्न में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बेटा 30 डिग्री, बी एंगल 40 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 110 डिग्री है। ठीक है, फिर दूसरा भी ट्राइंगल है बेटा, दूसरे ट्राइंगल में है पी क्यू आर, त्रिभुज ट्राइंगल पी क्यू आर में पी इक्वल टू 30, क्यू इक्वल टू 40 और आर इक्वल टू 10। देख रहे हो, गौर करो, यहाँ त्रिभुज दो हैं अलग अलग, उनका मेजरमेंट दिया हुआ है, उनकी वैल्यू गिवन है। ओके, तीनों त्रिभुज हैं। ओके, कौन है, दोनों त्रिभुज के कोण हैं जो समान वैल्यू दिखा रहे हैं, मापदंड एक समान दे रहे हैं। देखो, त्रिभुज के साइड अगर तीनों एक जैसे हों दोनों में, तो हम वहाँ सर्वांग समता भुजा 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 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मान सकते। यहाँ त्रिभुज के तीनों कोण इक्वल होने के बाद भी हम इसे सर्वांगसम नहीं मानते, नहीं कहेंगे। अब इसी में प्रश्न में देखो जुड़ा हुआ है, एक विद्यार्थी कहता है कि ए सर्वांगसम प्रतिबंध में त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर से, तो यह कथन सत्य है या असत्य है, या होगा या नहीं होगा पॉसिबल? तो बेटा नहीं होगा, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि एक त्रिभुज के सभी कोण यदि दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर हों तो भी वह एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं होंगे, या तो वह छोटे होंगे या बड़े हो सकते हैं। ओके बेटा, तो यह आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 5वां, आकृति में दिया हुआ, आकृति देखो दिया हुआ है, मैंने दिया है बना, प्रश्न में आपकी बुक में भी है। तो आकृति में दो त्रिभुज ए आर टी और त्रिभुज ओ डब्ल्यू एन सर्वांगसम है, दोनों बने हुए हैं ऐसे ही डायग्राम में, जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है। हम लिख सकते हैं क्या? तो आपको लिखना है कि त्रिभुज आर ए टी बराबर इसके सर्वांग समता कौन होंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ पे? तो वो आपको देखो, चित्र तो बने हुए हैं, आपको ही बनाने हैं बुक फेयर कॉपी में, और फिर इसको इस तरीके से करने के बाद यह साबित करता है। देखो यहाँ डायग्राम में मैंने दिखाया है, यहाँ दो लाइन खींचे हुए, यानी ये इसके बराबर है, ये 3 है यहाँ पे, तो ये टी जो है वह एन के बराबर के समान एंगल कोण है, और यहाँ आर यहाँ डब्ल्यू के। तो यहाँ बेटा आप ये गौर करो कि ए आर टी, त्रिभुज ए आर टी, उत्तर में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए आर टी और ओ डब्ल्यू एन है, तो यहाँ ए आर टी और ओ डब्ल्यू एन सर्वांगसम है, जिनके संगत भाग निम्न है। एंगल ए बराबर ओ ए आर क्या है बेटा? भुजा है, साइड। ए आर इजकल टू ओ डब्ल्यू और एंगल आर इजकल टू एंगल एंगल आर इजकल टू एंगल डब्ल्यू। यहाँ ए आर इजकल टू ओ डब्ल्यू है, और यहाँ कोण क्या है? कोण आर है, आर इजकल टू कोण डब्ल्यू। ठीक है बेटा, तो दो कोण और एक भुजा के आधार पे हम क्या कहेंगे, कौन सा नियम आएगा? SAS, और इसके प्रतिबंध के आधार पे SAS के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम होंगे। अर्थात त्रिभुज RAT के सामने हम क्या लिखेंगे बेटा? त्रिभुज WON। इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन हुए। अब अगली क्लास में मैं बाकी के जो शेष बचते हैं वो करूँगा। ठीक है बेटा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप भी प्रयास करो और घर पे इनको पहले तो फेयर कॉपी में नोट डाउन करो। बहुत सारी बात तो आप नोट करते करते समझ जाओगे अगर आपने पीछे का पढ़ा है 7 पर, और फिर इसे चित्र बनाकर बार बार देखो, समझो। ओके बेटा, ठीक है।